गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपगति। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा था और दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण पढ़े थे तथा इस पर आधारित हम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था कि अगर हमारे दो सदिश दिए होंगे तो उनका हम सदिश गुणन किस प्रकार करते हैं। ठीक, आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप का पथ, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, इन पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं भाई, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। सबसे पहले बात होती है प्रक्षेप गति की। ठीक, प्रक्षेप गति क्या होती है? तो देखिए, एक बात आप समझिए कि जैसे कोई वस्तु जो है वो समतल में जा रहा है, सीधी सड़क पर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। कैसे गति? सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय। जब वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की गति को सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है, ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, पृथ्वी तल से ऊपर जाए या पृथ्वी तल से नीचे आए, तो जो वस्तु की गति होती है, इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं भाई? ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। इन दोनों गतियों के अतिरिक्त अगर वस्तु को हम ऐसे फेंके, यहां से फेंके और वस्तु इस तरीके से गति करे, ठीक, इस तरीके से हम वस्तु को फेंके, अर्थात ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में सीधे ना फेंक कर, जैसे इस मार्कर को फेंका तो ये मार्कर जो गति कर रहा है, इस मार्कर की ये गति कौन सी गति होती है? अर्थात ऊर्ध्वाधर से थोड़ा अगर हम फेंकते हैं भिन्न दिशा में, तो जो वस्तु की गति होती है, इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकने पर वस्तु एक वक्राकार पथ पर गति करता है। ठीक, तो वस्तु की जो गति होती है, उस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी वस्तु की गति होगी, प्रक्षेप गति होगी। जैसे खिलाड़ी के गेंद से बैट से लगने के बाद ऊपर की दिशा में गेंद की गति, जब बैट से गेंद टकराती है तो ऐसे जाती है, इस तरीके से, तो वस्तु की गति। ठीक, छत से फेंके गए पत्थर की गति, ठीक, बंदूक से निकली गोली की गति, ठीक, तो ये सारी गतियां हमारी कौन सी गति के अंतर्गत आएंगी? ये सभी गतियां हमारी प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकने पर वस्तु एक वक्राकार पथ पर गति करती है, तो वस्तु की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे भाई हमने माना ये हमारा एक एक्स अक्ष और ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष। ठीक, जब यहां से हमने एक वस्तु को फेंका ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर? हम मान लें ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर फेंकते हैं। क्षैतिज के साथ कितने कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए वस्तु को फेंकते हैं, तो वस्तु इस तरीके से गति करती है। वस्तु जो है ये वस्तु जो है इस तरीके से गति करती है। तो जो ये वस्तु की गति होती है, यही गति कौन सी गति कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। जैसे वस्तु को हमने कितने वेग से फेंका? u वेग से फेंका। ठीक, प्रारंभिक वेग कितने से फेंका? u से फेंका। ये u वेग से यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जाएगी, इस बिंदु पर इसका वेग होगा, यहाँ पर वस्तु का वेग होगा, फिर इधर वस्तु चली जाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु का वेग u है, हमने वस्तु को क्या किया? क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका? थीटा कोण पर। क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका वस्तु को? थीटा कोण पर फेंका। तो जो वेग हमारा u है, हम इस वेग u को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी भुजा थी, इसको यहाँ से फेंका है, कितने वेग से? u वेग से फेंका है। ठीक, ये कोण कितना है? थीटा। यहाँ से लंब डाल दो भाई, ध्यान देना, इसको क्या किया? लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब ये कोण हमारा कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम इसका वियोजन करेंगे। क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। तो वियोजन करने पर जैसे ये हमारा कर्ण हो गया,
तो वियोजन जब हम करते हैं किसी वस्तु का, ठीक है, तो यहाँ पर जो परिमाण होता है उसको हम लेंथ मान लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ। तो ये समकोण त्रिभुज का हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। कर्ण दिया गया है, तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, कॉस थीटा का। जैसे ये ओ हो जाता है, ये ए हो जाता है, ये बी, तो हम लिखते क्या, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हो जाता, ओ ए, और कर्ण हमारा क्या होता है, ए बी। ए बी का मान कितना है, यू, तो यू इधर आ जाता, तो ए ओ बराबर ए बी के स्थान पर यू रखते तो कितना आता है, यू कॉस थीटा। ए बी नहीं भाई, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण ओ बी, ठीक। तो कितना आ जाता, ओ बी यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब पिंड को हम इस दिशा में फेंकते तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, जैसे इस बिंदु पर हम निकालते, तो पिंड का जो क्षैतिज घटक आता वो हमारा यू एक्स होता, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता वो कितना होता, यू वाई होता। देखिए ये जो उच्चतम बिंदु P है, यहाँ पर पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, यू वाई, अर्थात अंतिम वेग। इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, तभी तो ये ऊपर जाना बंद कर देगा। अगर इसमें ऊर्ध्वाधर वेग होता तो ये पिंड और ऊंचाई तक जाता, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इसमें क्षैतिज वेग होगा, यू एक्स होगा। यहाँ पर भी आएंगे तो हमारा यू एक्स होगा, इसमें क्षैतिज वेग होगा, और जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा अब नीचे की तरफ होगा। चलो वी वाई से दर्शा देते हैं अंतिम वेगों को, ठीक है। क्षैतिज वेग को यू एक्स से, अंतिम वेग को, ठीक है, थीटा पर। तो जब इसको हमने वियोजन किया तो इसका जो क्षैतिज घटक आया, क्षैतिज घटक क्या आया भाई, यू कॉस थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक आया, ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे ये भुजा, तो ये भुजा भाई लंब आपको ज्ञात करना है, कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब, लंब हमारा हो जाता है ए बी, और कर्ण हमारा हो जाता है ओ बी। ओ बी का मान है यू, तो ए बी बराबर आ जाता है यू साइन थीटा। जो ए बी की वैल्यू आती, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, यू साइन थीटा। ये जो ऊर्ध्वाधर वेग आता है इसका यू आई कितना आ जाता, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं भाई प्रक्षेप गति, हमने पढ़ा। अब प्रक्षेप के पथ की बात करते हैं, ठीक। तो प्रक्षेप के पथ के लिए हमने इतनी चीजें की हैं। प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ, ठीक। तो देखिए यहां से भाई लिखेंगे क्या, कि जब किसी पिंड को हम क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर यू वेग से फेंकते हैं, किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंकने पर वस्तु जो होती है हमारी एक वक्राकार पथ पर गति करती है, ठीक। तो वस्तु के वेग u को हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें। वेग को क्या करने पर, वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, ध्यान देना भाई, घटकों में वियोजित करने पर। जब वेग u को हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे तो वियोजित करने पर क्या आया भाई, जो हमने निकाला है यहां से क्षैतिज घटक हमारा कितना आया, u cos थीटा। वियोजित करने पर क्षैतिज घटक हो गया हमारा u cos थीटा। क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, तथा जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या आया है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। क्षैतिज घटक बराबर आया है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक आया है यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो देखिए जब हमने इस पिंड को यू वेग से फेंका, तो देखिए जब पिंड क्षैतिज दिशा में गति करता है, तो क्षैतिज दिशा में, जैसे ये क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, तो जब क्षैतिज दिशा में गति करता है तो पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो क्षैतिज वेग होता है यू एक्स वो गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जब वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है, ऊपर नीचे अर्थात ऊपर की तरफ जाता है, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात गुरुत्व बल लगता है, जिसके अंतर्गत ये पिंड जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है, ठीक। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि क्षैतिज वेग पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वह गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक पर जब ऊपर नीचे गति करता है तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी गति परिवर्तित होती जाती है। अर्थात हम क्षैतिज दिशा में अगर दूरी निकालेंगे तो उसको हम चाल बराबर दूरी गुणे समय से चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेंगे। अगर चाल निकालेंगे तो, या दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से। लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन
निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, हमें वहाँ पर गति का समीकरण लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह गति जो है त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है। ठीक है, तो पिंड को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया तो ऊर्ध्वाधर घटक आया यू कॉस थीटा, और जो वो क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर आया यू कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आया वो यू वाई बराबर आया यू साइन थीटा। देखिए जो क्षैतिज घटक है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ से लिख दे भाई, क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, पूरा लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा भाई। क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में टी समय में तय की गई दूरी, ठीक, तो क्षैतिज दिशा में टी समय में तय की गई दूरी अगर निकाल लें, तय की गई दूरी, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई जो दूरी होगी, दूरी बराबर भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। ठीक, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी हम कितनी मान ले, x। अगर पिंड क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करता है, x बराबर चाल, क्षैतिज चाल या क्षैतिज वेग यू एक्स ले लेंगे और इनटू समय t, तो कितना हो जाएगा, x बराबर क्षैतिज वेग यू एक्स गुणे समय t। यू एक्स का मान हम लोगों ने कितना निकाला, यू कॉस थीटा, x इंटू यू बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, t बराबर x यू कॉस थीटा बटे में आ जाएगा x बटे यू कॉस थीटा। ये पिंड द्वारा t समय में आ गई क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। देखिए अब बात करेंगे हम ऊर्ध्वाधर दिशा में। जब पिंड ऊपर नीचे गति करता है ऊर्ध्वाधर दिशा में तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, और गुरुत्वीय त्वरण का जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है भाई, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है तो इस पर इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर भाई हम क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड की गति पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है भाई। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की तरफ गुरुत्व बल के कारण इसके वेग में लगातार क्या होती है, कमी होती है, और जैसे ही एक उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है, ये ऊपर जाना बंद कर देता है। ठीक है, त्वरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह, अब नहीं लिखेंगे आगे, इसलिए यह वेग परिवर्तित होता रहता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि पिंड ऊपर जाएगा गुरुत्व बल के विरुद्ध परिवर्तित होता है, इसीलिए तो लिखा गया है। ठीक है, कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ेगा, उसका वेग लगातार कम होगा, इसलिए यहाँ माइनस। ठीक, h ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी को हम y से दर्शाएंगे, किससे, y से। यू वाई ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे यहाँ से भाई। ठीक, यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यू वाई क्यों लिया भाई, क्योंकि ये हमारा है ऊर्ध्वाधर वेग। यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, y बराबर यू वाई का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, यू वाई का मान आया है, कितना आया भाई, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का 1/2, ये सब पसीने की वजह से मारकर चलना बंद हो जाते हैं, 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, टी का भी मान रख देते हैं, टी का मान रखने पर समीकरण 1 से टी का मान, समीकरण
1 से t का मान रखने पर। समीकरण 1 से t का मान रख दें। t का मान रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर u के स्थान पर कितना, u साइन थीटा, और t के स्थान पर कितना रखेंगे, x बटे u कॉस थीटा -1/2 g, और t के स्थान पर कितना रखेंगे, x बटे u कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। u से u कटेगा, ठीक। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा। y बराबर x टैन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये प्रक्षेप का समीकरण हो गया। ये प्रक्षेप का क्या है, समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ से एक बात ध्यान देते हैं, यहाँ पर दो चर हैं, एक चर y है और एक चर x है। इसमें चर x की घात 2 तथा y की घात कितनी है, 1। y की घात 1 है, ठीक। y की घात, चर की घात x की घात 2 तथा y की घात 1 है। यह जो है समीकरण x स्क्वायर बराबर 4ay के तुल्य है। x बराबर 4ay के तुल्य है। ये परवलय का समीकरण होता है, मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे अभी। परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर ya, x स्क्वायर बराबर 4ay, जहाँ ये y अक्ष पर बना परवलय होता है, ठीक है। तो यहाँ से यह जो समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4ay स्क्वायर परवलय के तुल्य है, परवलय के तुल्य है, ठीक। इसका मतलब अगर पूछा जाए तुमसे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो यह जो समीकरण है इस समीकरण की तरह है, ठीक। इसलिए प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होता है, तुल्य है। इसलिए जो प्रक्षेप का पथ होता है अगर पूछा जाए कैसा होगा, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो आप कह सकते हो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम इसी में देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है भाई, फिगर यही बना रहने दे। प्रक्षेप का उड्डयन काल, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का उड्डयन काल। देखिए जैसे हम पिंड को फेंकते हैं, यहाँ से जैसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका तो पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में गया और ऊर्ध्वाधर दिशा में आया, तो हवा में जितनी देर रहा, ठीक। प्रक्षेपण के दौरान पिंड वायु में जितनी देर रहता है वही समयांतराल जो होता है, कौन सा समयांतराल कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो यहाँ से पिंड को हमने फेंका, पिंड बिंदु P पर गया, P पर गया, P पर जाने पर इसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो गया, 0। जब पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया तो पिंड अब ऊपर जाना बंद कर देगा। अर्थात पिंड बिंदु O से P तक जितनी देर में गया है, तो P से O तक, P से यहाँ अगर हम x मान लें तो x तक भी उतनी ही देर में आएगा। तो उड्डयन काल क्या होगा, प्रक्षेपण के दौरान, जैसे इसको हम मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक दें, ऐसे फेंका तो ये जितनी देर हवा में रहा वही समय अंतराल उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो उड्डयन काल क्या होगा, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जितनी देर हवा में रहता है वह जो समय अंतराल होता है वही समय अंतराल हमारा क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। हम बिंदु O से पिंड को u वेग से प्रक्षेपित करते हैं। बिंदु O से पिंड u वेग से जाता है, जाने के पश्चात बिंदु P पर जब पहुंचता है तो पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है तो पिंड ऊपर जाना क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक। तो यहां से हम निकाल ले भाई, पिंड को प्रक्षेपित करने पर, पिंड को प्रक्षेपित करने के दौरान
प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु जहां से फेंक रहे हैं, बिंदु ओ से, प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई। देखो अधिकतम ऊंचाई पर कब तक जाएगा, जब तक उसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, वी वाई बराबर 0। ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय टी हो तो पहुंचने में लगा समय हम निकाल लें, पहुंचने में लगा समय कहाँ से निकाले भाई, गति के प्रथम समीकरण से। लगा समय गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे भाई। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, क्या होता है भाई, वी वाई बराबर यू आई माइनस जी टी से, यू आई माइनस यू एक्स लेंगे भाई। ठीक है, क्या लेंगे, यू एक्स, अर्थात या वी एक्स कह दें भाई, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, अंतिम क्षैतिज वेग वी एक्स। ठीक, या चलो वी एक्स ले लेते हैं यहां से, नहीं प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कितना था, यू आई था, यू आई लेंगे। ठीक, ये अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग हो गया, ये प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, और टी क्या हो गया, समय हो गया भाई। यहाँ तो जैसे पिंड को फेंक रहे हैं तो यहाँ तो पिंड में ऊर्ध्वाधर वेग होगा वी वाई, यहाँ भी है, यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर शून्य होता है, तभी ऊपर जाना बंद कर देता है। ठीक, यू वाई का मान 0, सॉरी वी वाई का मान अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0, यू वाई का मान यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी टी को इधर ले आओ तो जी टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो टी बराबर कितना, यू साइन थीटा अपान जी। ये हुआ प्रक्षेपण के दौरान, ये क्या हुआ, प्रक्षेपण के दौरान ओ से पी तक पिंड के पहुंचने में लगा समय हो गया। ठीक, प्रक्षेपण के दौरान ओ से पी तक जाने में लगा समय। अब देखिए जितनी ओ से पी तक पिंड जितनी देर में जाएगा, पी से एक्स तक उतनी ही देर में आएगा। ठीक, इसलिए यहां से हम लिख देंगे भाई ओ से पी तक जाने में लगा समय बराबर जी था, ओ से पी तक जाने में लगा समय, किसी सूखे कपड़े से इसको जो है मिटाते हैं भाई। ओ से पी तक जाने में लगा समय, ठीक, तक जाने में लगा समय तथा पी से एक्स तक आने में लगा समय, तक आने में लगा समय क्या कहलाएगा, लगा समय, उड्डयन काल कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। और जितनी देर जाने में लगा समय है उतनी ही देर वापिस आने में लगा समय है, अतः उड्डयन काल को हम टी से, कैपिटल टी बराबर कितना हो जाएगा, 2t। इसमें 2t का मतलब क्या हुआ, ओ से पी तक जितनी देर में गया है पी से एक्स तक उतनी ही देर में आया है। तो दोनों को जोड़ दें तो t बराबर 2, जी का मान कितना आया था, u साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपन जी। तो जब हम उड्डयन काल निकालते हैं, उड्डयन काल कितना आ जाता है, t बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। ठीक, अब हम यहीं से निकाल लें प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी भाई, प्रक्षेपण के दौरान, ठीक, प्रक्षेपण के दौरान पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय किया गया अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेपण के दौरान पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई जो अधिकतम ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई जो ऊंचाई होती है, वही ऊंचाई हमारी कौन सी ऊंचाई कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई। पर तो क्या होगी अधिकतम ऊंचाई भाई, प्रक्षेपण के दौरान पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी ही क्या कहलाती, महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ये निकालने के लिए हम लगा दे भाई, और
कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसमें अंतिम वेग शून्य न हो जाए। ठीक, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लगा दें यहां से गति का तृतीय समीकरण, गति का, क्योंकि आपको समय थोड़े दिया इसमें, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? तृतीय समीकरण v² बराबर u² माइनस 2gh से। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ऊपर जा रहा है पिंड। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो इसके वेग में लगातार कमी होगी। ये हम लेंगे vy², अर्थात अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग uy², प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग माइनस 2gh। ठीक, तो ये हो जाएगा uy का मान, vy का मान कितना? 0, uy का मान u sin थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2gh, कैपिटल H लिया गया है यहाँ पर भाई, कैपिटल H, इसको इधर ले आओ। तो 2gh बराबर ब्रैकेट ओपन होगा, ये कितना हो जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा, h बराबर हो जाएगा कितना? u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो प्रक्षेपण के दौरान पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में जो तय की गई अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी वो h बराबर कितनी हो जाएगी? u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक, थीटा की वैल्यू हम कितनी रख दें? अगर 90, थीटा की वैल्यू कितनी रख दें? 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1, अर्थात h मैक्स बराबर कितनी हो जाएगी? अधिकतम ऊंचाई u² अपान 2g। अगर पिंड को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकें, किधर फेंकें? ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकें, तो पिंड जो होता है वो अधिकतम ऊंचाई तय करता है। इसीलिए ऊंची कूद वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपने शरीर को ऊपर की दिशा में उछालता है। ठीक है, ऊंची कूद के लिए शरीर को किधर उछालता है? ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक, अब इसी में एक पॉइंट और हम पढ़ लें भाई, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का परास। ठीक, प्रक्षेप का परास या क्षैतिज परास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। जो क्षैतिज परास क्या होता है, ये अंतिम है इस चैप्टर का टॉपिक, क्षैतिज परास। तो पिंड को प्रक्षेपण के दौरान, पिंड को प्रक्षेपण के दौरान, ठीक, उड्डयन काल में, या कह सकते हैं प्रक्षेप गति के दौरान उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में पिंड द्वारा तय किया गया जो अधिकतम विस्थापन होता है वही अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? क्षैतिज परास। ठीक, प्रक्षेपण के दौरान उड्डयन काल, या प्रक्षेपण के दौरान, या कह सकते हैं उड्डयन काल के दौरान पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी ये क्या कहलाती है? क्षैतिज परास कहलाती है। तो क्षैतिज परास बराबर हम क्या लिखते हैं भाई? देखिए, क्षैतिज परास R जो होता है बराबर होता है क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यहाँ कौन सा चाल लेंगे? क्षैतिज वेग और गुणे, क्षैतिज वेग को किससे दर्शाते हो? ux से। गुणे किस समय में कहा गया था? उड्डयन काल में। उड्डयन काल, उड्डयन काल को किससे दर्शाते हैं? t से। ठीक, R बराबर क्षैतिज वेग हमारा क्या होता है? u cos थीटा, ux था, ux का मान कितना था? u cos थीटा अभी निकाला था, गुणे t हमारा उड्डयन काल है, और उड्डयन का काल का मान हमने कितना निकाला था भाई? 2u साइन थीटा अपान g। ठीक, गुणा कर लें भाई, ये हो जाएगा r बराबर u का गुणा u², गुणे इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान g। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक, तो यहाँ से हम साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो r बराबर आ जाएगा u² साइन 2 थीटा अपान g। r क्या हमारा? क्षैतिज परास। जो क्षैतिज परास हो जाएगा, क्षैतिज परास बराबर हो जाएगा u² साइन 2 थीटा अपान g। r हो गया क्षैतिज परास, u हो गया पिंड का वेग, थीटा हो गया क्षैतिज दिशा से पिंड को जितने डिग्री के कोण पर फेंक रहे हो, अर्थात क्षैतिज से झुकाओ। यदि यहाँ से हम ले लें भाई, देखिए साइन 2 थीटा का जो अधिकतम मान होता है, साइन 2 थीटा का वो साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। अगर साइन 2 थीटा बराबर हम 1 ले लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा? r मैक्स बराबर अधिकतम हो जाएगा u² अपान g। ठीक, तो क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1।
तो यहाँ से हम देखो कितना लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 1 साइन कितने का मान है 90 का, दोनों तरफ साइन साइन हट जाएगा, 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। अर्थात अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को कितने डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए। इसीलिए जो लंबी कूद वाले खिलाड़ी होते हैं वो अधिक क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी तय करने के लिए अपने शरीर को वो 45 डिग्री कोण पर उछालते हैं। कितनी डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर, क्योंकि अगर 45 डिग्री कोण पर उछालते हैं तो उनके द्वारा जो क्षैतिज दिशा में हवा में जो तय की गई दूरी हो जाती है क्षैतिज दिशा में, वो अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था और ये आज के हमारे प्रमुख टॉपिक थे।